तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3-2 से आया है। ईडब्ल्यूएस कोटे को बहाल रखने का फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुनाया है। संवैधानिक बेंच 5 जजों की जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई में 7 दिनों तक इस मामले को सुना गया और 27 सितंबर को ही मामले में जो फैसला था वो रिजर्व रख लिया गया था। आज फैसला जब सुनाया गया है तो 3-2 से फैसला आया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस जेबी पारदीवाला इन तीनों ने ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में, जबकि जस्टिस यू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटे के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है। और हमारे साथ गोनिका जुड़ी हुई हैं। गोनिका, 3-2 से ये फैसला आया है, लेकिन 3-2 से फैसले के साथ जो टिप्पणियां आई है वो टिप्पणियां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखिए बिल्कुल अमित, टिप्पणियां सभी जजेस की अलग अलग है, लेकिन अगर 3 जजेस का फैसला एक तरह का है तो उनकी टिप्पणियां भी एक जैसी है। हालांकि जस्टिस त्रिवेदी ने सबसे ज्यादा टिप्पणियां इस पूरे मामले पर दी, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये सजेशन, एक मैसेज केंद्र सरकार को ये दिया है कि 75 साल हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से, जिस एक फॉर्मेट होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन में जो लोग शामिल हैं उनमें अगर किसी को बेनिफिट मिल चुका है, कोई ऐसे लोग हैं जो कि अब उस कैटेगरी में नहीं आने चाहिए, तो उसको भी कहीं ना कहीं रिव्यू किया जाना चाहिए। तो वो एक इनडायरेक्ट तरीके से मैसेज दिया है। हालांकि कोई ऑर्डर नहीं है ये केंद्र सरकार के लिए, लेकिन अब एक जब लेंदी ऑर्डर आएगा, बड़ा ऑर्डर होगा, ये कई पन्नों का ये ऑर्डर होगा, क्योंकि 7 दिन तक सुनवाई हुई है, 4 जजमेंट इस पूरे मामले पर है, तो चारों जजेस ने अपना अलग अलग फैसला दिया है। और देखिए जब कल ये कॉज लिस्ट अपलोड भी हुई थी तो उसमें भी हमें कहीं ना कहीं ये लगा था कि ये जजमेंट कहीं ना कहीं 3:2 से आएगा, क्योंकि 2 जजेस का फैसला एक जैसा और 3 जजेस का एक फैसला एक जैसा। लेकिन कौन से वो जजेस होंगे वो अब क्लियर हो चुका है। जस्टिस सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट का फैसला एक जैसा है, एक और चीज जिसका आपने जिक्र किया था, मामले पर यही टिप्पणी की है। जी, एक बात और आपने कहा था ना कि किसने क्या पक्ष में क्या बातें कही। जो जस्टिस भट्ट ने कहा कि ये अनइक्वल बता रहे हैं, उसको एक्सक्लूजन बता रहे थे, लेकिन उसी तरह से जो पक्ष में थे उन्होंने कहा कि जो एक्सक्लूजन था उनका था जो कि इकोनॉमिकली वीकर हैं, क्योंकि जो ऑलरेडी रिजर्वेशन में हैं उनको इसका फायदा मिल रहा है, वो इक्वल होते जा रहे हैं। लेकिन जो नॉन शेड्यूल्ड हैं, जो शेड्यूल्ड में नहीं आते हैं, उनमें जो अनइक्वालिटी है उसके लिए कोई जगह नहीं थी। शायद ये जो एक नया ईडब्ल्यूएस कोटा बनाए ये उनको इक्वल ला के रख रहा है और इसी वजह से उसकी वैधता बताई। देखिए बिल्कुल उसी के लिए जस्टिस माहेश्वरी ने जब फैसला पढ़ना शुरू किया था तो उन्होंने अपने फैसले में ये क्लियर बात कही थी कि जो रिजर्वेशन किया गया है इकोनॉमिक बेसिस पे, यानी कि ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन दिया गया है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट नहीं करता। और ये बिल्कुल सीधे शब्दों में ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है वो वायलेट नहीं करता है इक्वालिटी कोड को, जिस इक्वालिटी कोड के वायलेशन की बात जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस यूयू ललित के फैसले में की गई है, उससे बिल्कुल इतर बात जस्टिस माहेश्वरी ने अपने फैसले में कही है कि बिल्कुल भी वायलेट नहीं करता है और ना ही ये वायलेट करता है एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और ये उस चीज को भी ब्रीच नहीं करता है जो कि 50% रिजर्वेशन दिया गया है पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 49.5% रिजर्वेशन दिया गया, ये उसको भी वायलेट नहीं करता, ये उसकी सीलिंग लिमिट को भी वायलेट नहीं करता है। और इसीलिए जस्टिस माहेश्वरी ने ये साफ तौर पर, साफ शब्दों में ये कहा है कि ये इक्वालिटी कोड को किसी भी तरीके से वायलेट नहीं करता। उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटर अंडरस्टैंड्स द नीड ऑफ द पीपल, जो लेजिस्लेटर यानी कि जो कानून बनाने वाले हैं वो ये लोगों की जरूरतों को समझे और एंड इट इज अवेयर ऑफ द इकोनॉमिक इंक्लूजन ऑफ द पीपल फ्रॉम द रिजर्वेशन, और वो लोगों की जो इकोनॉमिक इंक्लूजन है लोगों का रिजर्वेशन में उसको भी समझे, उसी आधार पर जो कानून है वो बनाए। इसके अलावा ये कहा गया कि जो अमेंडमेंट है वो इनेबल करती है स्टेट को टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर other than SC ST should be treated as affirmative action by the parliament, यानी कि जो अमेंडमेंट है वो सरकार को ये हक देती है कि वो स्पेशल प्रोविजन कर पाए, SC ST से इतर जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल अमेंडमेंट कर पाए, और जो अमेंडमेंट है वो एक सेपरेट क्लास के लिए हो और वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, यानी कि SC ST OBC को जो आप रिजर्वेशन देते हैं उससे इतर अगर किसी और क्लास को, किसी और वर्ग, किसी और कैटेगरी को अगर आप रिजर्वेशन देते हैं तो ये जो
अमेंडमेंट है वो एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, यानी कि जो ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन दिया गया उसको कोर्ट ने एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन बताया है और इसीलिए उनका कहना है दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एट पार विद द सिटीजंस ऑफ जनरल कैटेगरी, यानी कि उनको आप जनरल कैटेगरी के सिटीजंस के साथ नहीं रख सकते हैं। अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी आय एक निश्चित आय से कम है, उनको इसीलिए आप जनरल कैटेगरी के साथ नहीं रख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में भी जो ऐसे लोग हैं जिनको रिजर्वेशन की जरूरत है, इकोनॉमिकल आधार पर वो वीक हैं, उनको आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। इसका अब अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया गया है और इसके अलावा उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये इक्वालिटी कोड को वायलेट नहीं करता है और व्हाट इज विजुअलाइज्ड इन प्रीएम्बल एंड व्हाट इज देयर इन द पार्ट 3 and 4 इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज द वायलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और जो आइडेंटिटी टेस्ट है वो प्रोपाउंड करता है इन केशव नंदा भारती और वो वायलेट नहीं होता। ये पुराने एक जजमेंट का हवाला दिया गया जिसका हवाला जो है वो दलीलों में दिया गया था, लेकिन उनका कहना है कि जो पुराना ये केशव नंदा भारती जजमेंट है ये उसके भी जो बेसिक्स जो उसका भी फैसला है उसको भी वायलेट नहीं करता है। इसके अलावा इट कैन नॉट बी गेनसेड दैट एज ओल्ड कास्ट सिस्टम इन इंडिया लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ रिजर्वेशन सो दैट SC/ST गेट लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि जो पहले से रिजर्वेशन है, जो पुराना ओल्ड कास्ट सिस्टम है भारत में, जो कि रिजर्वेशन से में जिसको इंट्रोडक्शन दिया गया था, एंड सो दैट SC/ST गेट लेवल प्लेइंग फील्ड एट द एंड ऑफ 75 years वी नीड टू टेक अ री लुक एट द रिजर्वेशन इन जनरल इन स्पिरिट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें यह कहा गया कि 75 साल के बाद भी हमें रीलुक करना चाहिए, हमने किस तरीके से रिजर्वेशन दिया हुआ है, उसमें कितने लोगों को जरूरत है, कितने लोगों को जरूरत नहीं है, उनको क्या अभी भी उस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। इसीलिए 75 साल के बाद अब हमें इसको रीलुक करना चाहिए। तो ये सजेशन है केंद्र सरकार को दिया गया। अब जस्टिस पारदीवाला की बात करें तो उन्होंने भी उसको अपहेल्ड किया। अब उसके बाद उन्होंने ये कहा कि रिजर्वेशन जो है वो किसी के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं बनना चाहिए। ये किस लिए रिजर्वेशन हम किस लिए देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि किसी को सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को खत्म कर दे, यानी कि कोई ऐसे लोग जो कि सोशल तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर कईयों के बराबर नहीं है, तो उसको उस इनइक्वालिटी को हम खत्म करें, यानी कि उनको भी अब हम उन लोगों के बराबर ले आए जो लोग की पहले से सक्षम है, यानी कि जो लोग सक्षम नहीं है, इसीलिए रिजर्वेशन दिया गया था। लेकिन जो मूवमेंट है वो 7 दशक पहले शुरू हुआ था। बैक एंड लॉन्ग स्टैंडिंग डेवलपमेंट एंड एजुकेशन हैज हेल्प इन मिनिमाइजिंग द गैप, यानी कि 7 दशक पहले ये जो एफर्ट्स किए गए थे रिजर्वेशन देने के, वो इसीलिए किए गए थे ताकि लोगों के बीच में जो दूरी है, जो गैप है, उसको कम किया जा सके। और इसीलिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी, जनरल कैटेगरी में भी ऐसा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है जो कि जनरल कैटेगरी के दूसरे लोगों के साथ इक्वल नहीं है और उनको इक्वालिटी इसी रिजर्वेशन के जरिए दी जा सकती है। इसके अलावा उनकी तरफ से यह भी कहा गया, द वंस हु हैव मूव्ड अहेड शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस सो दैट द वंस इन द नीड कैन बी हेल्प, यानी कि जो लोग अब रिजर्वेशन जिनको पहले मिलता था, अब वो आगे बढ़ चुके हैं जिंदगी में, वो आर्थिक रूप से सक्षम हो चुके हैं, वो सामाजिक रूप से सक्षम हो चुके हैं, अब उनको उससे रिमूव कर देना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस से, ताकि जिन लोगों को जरूरत है अब उन लोगों को ऐड किया जा सके इसमें। तो ये एक बड़ा स्टेटमेंट जस्टिस पारदीवाला की तरफ से, द वेज टू डिटरमिन बैकवर्ड क्लासेस नीड अ रीलुक सो दैट द वेज आर रेलेवेंट इन टुडेज टाइम, यानी कि 70 दशक पहले आपने जिस आधार पर रिजर्वेशन दिया था, उस वक्त जिस तरीके की जरूरतें रही होंगी, वो 7 दशक बाद अब वो चीजें बदल जाती हैं। 70 सालों बाद अब चीजें अलग हो गई है। आज के वक्त में शायद एक व्यक्ति अगर उस वक्त कम कमाता होगा, लेकिन अब उसकी आर्थिक इनकम अगर बढ़ गई है, तो अब उस पूरे जिस आधार पर वो रिजर्वेशन दिया जाता था, अब उसको रीलुक करने की जरूरत है, अब उसको दोबारा से रिव्यू किया जाना चाहिए। ये जस्टिस पारदीवाला की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से बड़ा ऑब्जर्वेशन दिया गया और इसीलिए उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन जो है वो इंडेफिनेट टाइम के लिए कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, ताकि ये किसी के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट ना बन पाए। अब जस्टिस रविंद्र भट्ट की बात करते हैं, तो जस्टिस रविंद्र भट्ट जिन्होंने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के खिलाफ फैसला सुनाया, तो उनका सबसे मुख्य पॉइंट यही था कि जिन लोगों को पहले से रिजर्वेशन मिल रहा है, उन लोगों को किसी सोच के आधार पर दिया गया, यानी कि एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, उसी के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है। उसमें अगर आप और कैटेगरी को रिजर्वेशन दे देते हैं, आप अगर और 10
10% रिजर्वेशन उसमें बढ़ा देते हैं कुल रिजर्वेशन में, तो उन लोगों, तो ये पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर है रिजर्वेशन को फाइनल करने का, उसको कहीं ना कहीं वायलेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी कोड दिया गया है ये उसको वायलेट करता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो अमेंडमेंट है बेस्टोइंग डबल बेनिफिट्स इज इनकरेक्ट, यानी कि जो जनरल कैटेगरी है अगर उनको दो तरह के बेनिफिट मिलते हैं तो, और इस अमेंडमेंट के जरिए अगर वो दोगुना बेनिफिट उठा रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत उन्होंने बताया। इसके अलावा जो एक्सक्लूजन है वो वायलेट करता है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड नॉन एक्सक्लूजनरी फेसेट ऑफ द इक्वालिटी कोड, जो इक्वालिटी कोड है उसको ये वायलेट करता है। इसके अलावा जस्टिस भट्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि इकोनॉमिक डेस्टिट्यूशन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस वो बैकबोन है किसी भी अमेंडमेंट की, यानी कि अगर आप आर्थिक आधार पर किसी आर्थिक आधार पर कोई पिछड़े लोग हैं या आर्थिक आधार पर जिन लोगों को आपने थोड़ा अलग रखा, जो अलग है वो बैकबोन है, यानी कि वही जो अमेंडमेंट किया जाता है उसकी रीढ़ की हड्डी है। एंड ऑन दिस अकाउंट अमेंडमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली इनडेफिसेबल, यानी कि आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। हाउएवर एक्सक्लूडिंग द क्लासेस सच एज SC, ST, OBC इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल, यानी कि आपको संविधान में इसकी इजाजत नहीं मिलती है कि आप SC, ST, OBC को किसी भी आधार पर आप अलग करें, आप उनको जो मुख्य उनको रिजर्वेशन मिलता है आप उनको उस चीज से निकाल दें, आप उनको उससे अलग करते हैं। ये उनका कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जस्टिस भट्ट की तरफ से ये भी कहा गया जो अमेंडमेंट उन्होंने स्ट्राइक किया है वो जो अमेंडमेंट यानी कि EWS 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है वो जो इक्वालिटी कोड है उसका दिल है और वो कॉन्स्टिट्यूशन का कोर है, कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है, इसीलिए ये EWS रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, ये जस्टिस रविंद्र भट्ट की तरफ से कहा गया। इसके अलावा उन्होंने सिन्हो कमीशन का हवाला दिया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जिसको इसलिए सेटअप किया गया था ये डिटरमिन करने के लिए कि इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस है और ये बेसिस था सेंसस ऑफ 2001, यानी कि 2001 में जब सिन्हो कमीशन सेटअप किया गया था तो वो इसलिए सेटअप किया गया था ताकि जो इकोनॉमिकली रूप से बैकवर्ड लोग हैं उनको अलग किया, उनको देखा जा सके कि आखिर कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकल रूप से बैकवर्ड है। और वो कहता है यानी कि ये 2001 के सेंसस 2001 की जो जनसंख्या की गणना हुई थी उसमें ये बताया गया कि 38% ऐसे लोग हैं जो कि SC पॉपुलेशन है एंड जो 48% है जो ST पॉपुलेशन है उसमें यानी कि जो SC का अगर हम टोटल देखें तो उसमें 38% ऐसे लोग हैं जो पावर्टी लाइन से नीचे हैं और 48% ST में ऐसे लोग हैं जो पावर्टी लाइन से नीचे हैं। जो बल्क ऑफ द इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड आर दीज, यानी कि ये तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से जस्टिस रविंद्र भट्ट ने भी ये क्लियर किया है कि 38% सिर्फ ऐसे लोग हैं जो पावर्टी लाइन से नीचे हैं और जो SC में है और ST में 48% ऐसे लोग हैं, यानी कि बाकी का जो बचा हुआ प्रतिशत है वो पावर्टी लाइन से ऊपर ही है। और यही बात बाकी के 3 जजेस की तरफ से कही गई कि जो लोग पहले पावर्टी लाइन से नीचे थे लेकिन अब पावर्टी लाइन से ऊपर आ गए तो उनको अब कहीं ना कहीं इस बेनिफिट से बाहर किया जाना चाहिए, इस चीज को रीलुक केंद्र सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए। और इसके अलावा ये कहा गया है जस्टिस रविंद्र भट्ट की तरफ से कि परमिटिंग ब्रीच ऑफ 50% रूल, यानी कि जो पहले से 50% रिजर्वेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अगर हम ब्रीच करते हैं, उसको अगर हम किसी भी तरीके से डिस्टर्ब करते हैं तो वो एक इट विल बिकम अ ग्रेट वे फॉर फर्दर इन्फ्रैक्शंस, यानी कि आगे भी ऐसे रिजर्वेशन के लिए और लोग आ सकते हैं। अभी EWS को 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, इसी तरीके से बाकी और लोग भी आ सकते हैं जो कि ऐसी कैटेगरी में होंगे जो कि पावर्टी लाइन से अपने आप को नीचे बता रहे होंगे या फिर ऐसा कोई सेक्शन होगा जो अपने आप के लिए रिजर्वेशन मांगेगा तो वो लोग भी आगे आ सकते हैं, ये जस्टिस रविंद्र भट्ट की तरफ से कहा गया। इसके अलावा उनकी तरफ से ये कहा गया जिससे कि जो कंपार्टमेंटलाइजेशन है वो खराब होगा। इसके अलावा जो रूल है ऑफ रिजर्वेशन वो बन जाएगा, विल बिकम द राइट टू इक्वालिटी एंड विल टेक अस बैक टू द चंपक दोराजाम since equality was to be a temporary aspect। अब इसके अलावा बात करते हैं जस्टिस रविंद्र भट्ट की और क्योंकि जस्टिस रविंद्र भट्ट का जो जजमेंट है वो सबसे लंबा जजमेंट था और उन्होंने ही इसके खिलाफ जजमेंट दिया EWS के। जस्टिस CJI UU ललित ने भी उनके फेवर में ही कहा, यानी कि 3:2 से जजमेंट है। जस्टिस भट्ट की तरफ से ये कहा गया कि जो आइडिया है फ्रेटर्निटी का वो इसीलिए किया गया था कि आप
हर सदस्य जो सोसाइटी का है उसकी आप आत्मा को जगाएं और ऐसा जो प्रोग्रेस है वो आप इस तरीके से यूनिफिकेशन में जो सेपरेशन आप कर रहे हैं उसको उससे नहीं हो सकता है, उससे आप इस चीज को अचीव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने स्वामी विवेकानंद की एक कोट को उन्होंने उसका हवाला दिया है। तो ये कुल मिला के वो पूरा आज सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा जजमेंट सुनाया गया, ये उसकी मोटी मोटी बातें जो हमने आपको बताई हैं, जिसमें कि जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस महेश्वरी, जस्टिस त्रिवेदी, जस्टिस बेला त्रिवेदी, उन तीनों ने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के फेवर में फैसला सुनाया और जस्टिस रविंद्र भट्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यूयू ललित ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अगेंस्ट में फैसला सुनाया। हुसैन, गौनिका, ये आम मोटी बात यह है कि ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर के देश की सबसे बड़ी अदालत की एक बड़ी संवैधानिक बेंच ने जो फैसला सुनाया है वो कोटे के ईडब्ल्यूएस कोटे के फेवर में है। लेकिन इसकी जो बिंदु हैं, मुख्य पॉइंट्स जो हैं, उस पर चूंकि हम बात कर रहे हैं, एक रविंद्र भट्ट ने जो एक बहुत अहम बात कही, उसमें एक ये बात है कि ये जो 103वां अमेंडमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसके बाद सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये कहते हैं कि मैं पूरी तरह से संपूर्णतया सहमत हूं जस्टिस रविंद्र भट्ट के जो उनका फैसला है, जो उन्होंने बातें अपनी कही हैं। अब ये बड़ा आम आदमी के लिए समझना मुश्किल हो जाता है गौनिका कि ये सभी कानून को समझने वाले लोग हैं, इनमें से 3 लोगों को ये फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं लगता है, 2 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है। अब ये आम आदमी को जरा सा आप समझाइए, जो हमारा दर्शक है वो इसको कैसे देखे। ये 2 में से 5 में से 3 लोग जो हैं वो इसको असंवैधानिक कह रहे हैं, 2 संवैधानिक कह रहे हैं। ये बड़ी उलझन वाली स्थिति है। फैसला तो हो गया है। देखिए, इसे हम सीधा इसे समझाएंगे कि जजेस भगवान नहीं होते हैं। जजेस भी क्योंकि जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई पढ़ी होती है, जो लॉ की पढ़ाई पढ़ी होती है, वो उसी के आधार पर जिस तरीके से वो उस चीज को अपने विवेक से जब जो तमाम कोर्ट में दलीलें रखी जाती है जब उसको सुनते हैं, तो हर किसी जज का अपना अपना विवेक होता है। ये जरूरी नहीं होता है कि सभी जजेस एक साथ बैठकर एक फैसला लिखें। हर जज का अपना अपना फैसला होता है। जजेस आपस में कंसल्ट जरूर करते हैं, लेकिन हर जज का अपना विवेक है, वो अपने विवेक के आधार पर फैसला करते हैं। कोई जजेस किसी भी दलील का इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से करता है, कोई जज किसी दलील का इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से करता है। तो ये पूरा मामला जो है वो उनके विवेक, उनके इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है और इसीलिए फैसला जो है वो कुछ अलग जजेस का और गौनिका, ये खूबसूरती भी है, जजेस का बेंच था। और जब भी ये इंडियन जुडिशियल सिस्टम की खूबसूरती भी है कि 5 जज अगर बैठे हैं तो उसमें से 2 जज डिफर कर रहे हैं, 3 जज का फैसला एक जैसा है। अच्छा, एक चीज और समझाइए गौनिका जरा कि अब ये मामला अगर रिव्यू पिटीशन में जाता है तो अगर अभी की जो बेंच है उसमें 5 जज हैं, तो क्या रिव्यू पिटीशन जब जाएगी तो उसमें जो बेंच बैठेगी उसमें जजों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए या होती है या कम भी हो सकती है? जरा इसके बारे में समझाइए। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि रिव्यू में मामला जाएगा और ये मामला संवैधानिक पीठ के पास ही गया था, तो ये भी 5 जजेस के पास ही जाएगा। कौन से जजेस होंगे? और आमतौर पर जब ऐसा रिव्यू पिटीशन में मामला जाता है तो वो ओपन कोर्ट में ज्यादा इस पूरे मामले पर सुनवाई नहीं होती है, या हमेशा चेंबर में इस पूरे मामले पर सुनवाई होती है। क्योंकि हमने पिछले भी कई ऐसे फैसले देखे, फिर चाहे वो राम मंदिर का फैसला हो या फिर कई ऐसे मामले जिसमें रिव्यू पिटीशन फाइल की गई थी, तो उसमें भी ये पूरा मामला, हालांकि स्कोप नहीं रहता है, जब भी पूरे मेजोरिटी में फैसला आ जाता है किसी भी चीज के फेवर में, तो वो फैसला वैसा ही बना रहता है। ऐसे उदाहरण बहुत कम देखे गए, शायद ना के बराबर ये उदाहरण है जब रिव्यू में कोई मामला पलट जाए। लेकिन अगर वो रिव्यू में मामला जब नहीं पलटता है तो जाहिर तौर पर जो मामला अभी तक ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर रिव्यू में कोई मामला जाए तो पहले के मामले पर रोक लगा दी जाए। हालांकि जब रिव्यू फाइल की जाती है तो उसमें जरूर कहा जाता है कि आप पहले आपसे एक बार फिर से बात करते हैं। इस वक्त जो वकील हैं वो कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं, फिर आपके पास लौटते हैं। मैं वरुण ठाकुर हूं। मैं याचिकाकर्ता डॉक्टर जया ठाकुर, ओबीसी महासभा, ओबीसी स्टूडेंट, ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से अपेयर किया था। आज बेंच ने ईडब्ल्यूएस के समर्थन में फैसला लिया है, क्या है वो फैसला और क्या तर्क है फैसला लेने के? जिस तरीके से आज जो जजमेंट आया है, जो 103 अमेंडमेंट था उसको चैलेंज किया गया था, क्योंकि 103 अमेंडमेंट में ये एक्सक्लूड कर दिया था ओबीसी एससी एसटी को, तो ये वायलेट कर रहा था आर्टिकल 14 को, राइट टू इक्वलिटी को। इस इशू को लेके याचिका फाइल हुई थी कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए, मगर जिस तरीके से एक्सक्लूजन हुआ है ये गलत हुआ है, जिसको माइनॉरिटी जो व्यू आया है चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्र भट्ट का, उन्होंने इस चीज को माना है।
अब आप लोग इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये फैसला एक नए युग की शुरुआत कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये 91 में इस तरीके का रिजर्वेशन दिया गया था, मगर 91 में जब ये इंदिरा साहनी का जजमेंट आया तो ये माना 9 जजेस ने कि जिस तरीके से आर्थिक आधार अगर आप रिजर्वेशन का लेते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। उस इश्यू को उसके बाद में कभी फिर इसके बाद गुजरात में एक बार जरूर दिया गया था 10% रिजर्वेशन थ्रू नोटिफिकेशन, मगर वो भी हाई कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया था। उसके बाद में एसएलपी यहाँ पेंडिंग थी। इलेक्शन के पहले आनंद फानंद में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, जिसको आज यहाँ पे मेजोरिटी व्यू है जस्टिस महेश्वरी के साथ में जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस पारदीवाला, इनके व्यू ने अपहेल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।